हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डिस्पर्जल। किसका डिस्पर्जल? सीड्स का। ठीक है, हम सीड्स का डिस्पर्जल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्पर्जल क्या होता है। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद वो अपने मदर प्लांट से, जो उसका मदर प्लांट है यानी कि जो पेरेंटल प्लांट है जहाँ पे वो उगा था, उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और उसके बाद वो अपने एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाता है यानी कि फैल जाता है। और इस फैलने को हम डिस्पर्जल कहते हैं। और इसके बाद वो जहाँ भी गिरेगा वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होगी, उस सॉइल के कांटेक्ट में आकर वो वहाँ पर ग्रो करेगा, दैट मीन जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन होगा उसका, अंकुरित होगा वो, उसके बाद सीडलिंग बनेगा, छोटा सा एक प्लांट बनेगा, एंड देन एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा। और यही मैच्योर प्लांट फिर से सीड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिस्पर्जल के लिए हर एक प्लांट के पास, हर एक मदर प्लांट डिस्पर्जल के लिए क्या करता है, डिफरेंट टाइप के, ये जो प्लांट है मदर प्लांट, ये डिस्पर्जल के लिए क्या करता है, बहुत सारे तरह के मैकेनिज्म, बहुत सारी तरह की स्ट्रेटजीज, बहुत सारी तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है ताकि वो इजी से अपने सीड्स को फैला पाए। तो इसके अंदर हमने कितने सारे पढ़ लिए थे? वायु द्वारा यानी कि बाय विंड डिस्पर्जल पढ़ लिया था, जल द्वारा, वाटर से, एंड एनिमल्स के थ्रू। दैट इज कि हमने डिस्पर्जल के लिए एजेंट को लिया था कि डिस्पर्जल में एजेंट हेल्प करते हैं, जिसमें विंड, सेकेंड था वाटर, एंड थर्ड था एनिमल। ठीक है, अब इन तीन को हम पढ़ चुके थे। तो लास्ट में हमने एनिमल द्वारा पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि हो सकता है जो सीड्स हैं, ये सीड्स की कैरेक्टर हैं कि सीड्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या क्या? कि वो स्टिकी हो, चिपचिपा हो, एक सेकेंड, वो चिपचिपा हो, दूसरा वो हुक्ड हो यानी कि हुक प्रेजेंट हो, या किसी तरह का नेल यानी कि कोई भी तरह का उसमें अपेंडेजेस हो ऐसा जो कि उसको अटकने में हेल्प करे, उसको अटकने में हेल्प करे, जिसमें किसी तरह का हुक हो सकता है, थ्रॉन हो सकते हैं, कांटे, या कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी। ठीक है, ये दो तो आप हुक को तो मेनली लेके चलना। इसका एग्जाम्पल भी अब देख लेंगे हम। थर्ड था कि एडिबल हो, एडिबल यानी खाने योग्य हो, उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ मटेरियल हो, वो फूड प्रोवाइड करे। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो स्टिकी के अंदर हमने लिया था बोराविया का, और क्लियोम का। ठीक है, सेकंड हुक्ड की बात करें तो हुक्ड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जेंथियम गोखरू। कौन सा गोखरू? बड़े गोखरू, आप छोटे गोखरू भी लिख सकते हैं, गोखरू, और वो भी बड़ा। ठीक है,
उसी के साथ साथ एक और था हुक्ड के अंदर जो कि था एरिस्टिडा। एरिस्टिडा ये ग्रास है, या फिर एकायरेंथस लटजीरा। लटजीरा, ओके। इसी के बाद में अगर एडिबल की बात करें तो एडिबल के अंदर हमने कहा कि फाइकस की जितनी भी स्पीसीज हैं, फाइकस की स्पीसीज का मतलब जो बरगद बेंगलेंसिस वाली, फाइकस बेंगलेंसिस, ठीक है, बरगद, पीपल, रेसिमोसा रिलीजोसा एंड रेसिमोसा गूगल। एक सेकंड, इसको यहां लिख देती हूं, ये गूलर। ये तीनों ही क्या हैं, इन तीनों के अंदर ही तो एक ये है आपके गूलर। तो यहां तक आपको पॉइंट तीनों समझ में आ गए होंगे। अब कि ये एनिमल वाले एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। अब जो लास्ट बचा था इसके अंदर वो था एक स्पेशल टाइप का, इनके अंदर मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। यह एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म को मैंने एयर के, जब एयर से डिस्पर्जल बता रही थी तब भी बताया था इसके बारे में। और एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म आप ऐसे अलग से भी पढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं विस्फोटक क्रियाविधि। ठीक है, इस विस्फोटक क्रियाविधि के अंदर क्या होता है, इस विस्फोटक क्रियाविधि के अंदर कोई भी सीड किसी ना किसी फ्रूट के अंदर बनेगा या किसी ना किसी टाइप की पोड, पोड का मतलब फली, कोई ना कोई तरह की फली होगी, या फिर कह सकते हो किसी ना किसी तरह का कैप्सूल होगा। तो ये किसी ना किसी पोड में या किसी ना किसी तरह की कैप्सूल के अंदर बनता है। और ये पोड या कैप्सूल या तो इनके पास ये वाटर से अटैच हो, मतलब वाटर से टच में आते हैं तब एयर इनको टच करे, या किसी भी तरह का मैकेनिकल प्रेशर इन पे पड़ता है, तो उस वजह से इनकी जो बाहर वाली लेयर होती है, यानी कि जो इनके आप कह सकते हो जो इनकी क्या कह सकते हैं उसे हम, जिसे आप छिलका कहते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो एक्सोकार्प होती है फ्रूट की या कैप्सूल की, उस पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए वो एक बहुत तेज साउंड के साथ फट जाती है, या फिर एकदम फटना या फिर एक्सप्लोज होती है साउंड के साथ में। इस वजह से इसे विस्फोटक क्रियाविधि या फिर एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए मान लीजिए ये कोई ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर ये पोड लगी हुई है और इस पोड में यहां पर सीड लगे हुए हैं। अब एक तो ये हो गई, इसका हम कलर दूसरा ले लेते हैं, ये बाहर साइड का। अब एक और लेके देखते हैं, कि कुछ इस तरह से कैप्सूल है, या फिर कुछ इस तरह से कोई पोड है, फली है। अब होता क्या है,
जैसे हम फर्स्ट की बात करें कि इसके अंदर इतने सीड बन गए, तो एक तो इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और उस सीड के फॉर्मेशन की वजह से अंदर से ये क्या करेंगी, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगी वॉल पे, फर्स्ट। सेकंड, जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाएगी, जो ये पोड है ये मैच्योर होती जाएगी, ये कैसी होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी, और इसके ड्राई होने से जो इसकी ये वाली जो लेयर है, ये ब्लैक वाली लेयर जो आपको दिख रही है, इसमें टेंशन उत्पन्न होगा। टेंशन को मतलब आप कह सकते हैं तनाव। तनाव से क्या होगा, वो खींचेगी, ऐसे देखो ये चीज अगर इस पर ऐसे टेंशन उत्पन्न होगा, ये ड्राई हो जाएगी, तो इसके बीच में जो इसकी सेल्स हैं वो श्रिंक होने लगेंगी। जैसे कि ये सेल इतनी बड़ी थी, इसके पास जब वाटर कंटेंट था, लेकिन जब ये ड्राई होगी दैट मीन ये इतनी होने लगेगी, तो उस वजह से ये क्या होगी, खिंचेगी, खिंचेगी, या फिर इसमें टेंशन उत्पन्न होगा। ये खिंचेगी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो उस वजह से क्या होगा कि जो उसकी वॉल है वो पिल ऑफ हो जाएगी, पिल ऑफ कह लीजिए या फिर रिमूव कह लीजिए, तो वो अपने आप रिमूव होने लगेगी। एक तो ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जैसे कि इसकी बात करें, इसके अंदर भी यही थिंग होगी। हम इसको लेके चलते हैं कि मान लो जब ये मैच्योर हो गई, तो मैच्योर होने के बाद इसके अंदर टेंशन हुई, मतलब तनाव आया इसकी जो आउटर वाली लेयर है इस लेयर पे, उस वजह से ये पिल ऑफ होगी। कैसे होगी कि ये यहां से आपने, मैं आपको एक मिनट बताती हूँ, ये इस तरह से रिमूव हो जाएगी और यहां पर सीड लगे हुए दिखेंगे आपको। और जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएगी, ये नीचे की तरफ पिल ऑफ होती जाएगी और एंड में आके ये पूरी इस तरह से आपको मिलेगी और सीड बिल्कुल बाहर। और जब ये ऐसा होगा तो ये साउंड के साथ फटती है, ठीक है। अब इसमें जब ये सीड पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो ये इसकी सरफेस पे एक टेंशन उत्पन्न करेंगे, यही टेंशन, और उस टेंशन की वजह से क्या होगा कि ये जो इनकी वॉल है, ये वाली वॉल यहां से फटेगी और एकदम ऐसे रिमूव हो जाएगी। उस वजह से ये जो सीड्स हैं ये सीधे नेचर से एक्सपोज होंगे और जो ये मैच्योर सीड थे ये बाहर फैल जाएंगे चारों तरफ साउंड के साथ में। तो इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, ठीक है। समझ में आया आपको तीनों से ये किस किस तरह से हो सकता है। तो जहाँ पे दो कारण हैं वो ये है कि सीड फॉर्मेशन होगा, इसलिए अंदर की सरफेस पे ये प्रेशर दे रहे हैं सीड फॉर्मेशन से, है ना। कौन से सरफेस पे, जो इंटरनल वॉल है उस पे। दूसरा, मैच्योर हो जाते हैं तो ड्राई होंगे तो वो टेंशन देंगे किस पे, जो इनकी एक्सोकार्प है वो, या फिर जो इनका बाहर वाली लेयर है वो पिल ऑफ होने लग जाएगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कुछ इस तरह से, और एक बड़े से साउंड के साथ ही फट जाती है, तो इसे एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं ये किस किस के अंदर मिलता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जो ये एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म है ये मिलता है आपको बोहेनिया के अंदर। फर्स्ट, बोहेनिया वाही, याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इसे जीरा कहते हैं, जीरा नहीं है, जीरा है, जीरा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ये भी याद रखना, किसके अंदर क्या है, कैप्सूल है या पोड है। इसके अंदर पोड होती है जिसे कह सकते हो फलियां, और यही फलियां, आप फर्स्ट वाला एग्जांपल याद करो जो यहां पे मैंने बनाया था इस तरह से, तो इस तरह से इसमें पोड्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं जो कि है फ्लोएक्स का। याद रहता है तो अच्छी बात, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो आपको आपके एग्जाम्पल लगते हैं हाँ इन्हें याद किया जा सकता है, नाम नोन है। जैसे कि आप बोहेनिया को याद रख सकते हैं,
इस फ्लोक्स के अंदर कैप्सूल मिलता है, वो जो मैंने ऐसे करके बनाया था। ठीक है। थर्ड आप गुल मेहंदी, जिसे इम्पैटियंस कहते हैं, इम्पैटियंस। इस गुल मेहंदी के अंदर क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी। याद रखिएगा, गुल मेहंदी, इम्पैटियंस, इम्पेसेंस नहीं है ये, इम्पैटियंस। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कैप्सूल मिलता है, और वो कैप्सूल कैसा होता है, पेंटाकार्पलरी। उसमें 5, कुछ इस तरह से मानो कि एक अंदर फ्रूट है, ये कैप्सूल है पूरा। इसके अंदर अगर आप ओवरी देखेंगे तो आपको इस तरह से 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे सीड्स का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। 1 2 3 4 5। और जब जैसे ही इन पे प्रेशर पड़ता है, इनकी वॉल यहाँ से पिल ऑफ हो जाती है, और इस वजह से सीड्स आवाज के साथ बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ ये एग्जाम्पल में याद रखो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ इसे, और एक आता है जिरेनियम। इस जिरेनियम को याद रखना। इस जिरेनियम के अंदर भी इसी की तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल पेंटाकार्पलरी इसमें भी होता है, और ये भी कैप्सूल को कंटेन करती है और फटती है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद हुए होंगे, ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए, अब हमारा ये टॉपिक तो खत्म हुआ कि जितने भी सीड डिस्पर्जल के हमने मैकेनिज्म थे वो सारे पढ़ लिए। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ कि जितने सीड डिस्पर्जल के मैकेनिज्म थे वो पढ़ लिए हमने। अब क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, अब पॉइंट ये आ रहा है कि सीड डिस्पर्जल तो हो गया, अब क्या है। अब यहां पर आपको, जैसा मैंने बताया था कि हमें, कल मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि सीड डिस्पर्जल क्यों जरूरी है, तो थोड़ा सा दिमाग को लगाओ। मैंने जिस दिन फर्स्ट क्लास ली थी आपकी, और फर्स्ट क्या, कम से कम 3 क्लासेस के अंदर मैं आपको बार बार एक पॉइंट समझा रही थी कि सीड डिस्पर्जल किस पे, सीड किस पे बनते हैं, मदर प्लांट पे। मदर प्लांट क्या चाहता है, मदर प्लांट क्या चाहता है कि उसके सारे ही सीड हेल्दी रहें, यानी कि स्वस्थ रहें, सर्वाइवल ज्यादा हो, सर्वाइवल यानी कि वो ज्यादा जिए, उनकी लाइफ, जीवन उनका ज्यादा हो, और वायबल रहें, जिंदा रहें। ये बताया था मैंने आपको। अब मदर प्लांट इन 3 पॉइंट को चाहने के लिए, जो ये तीनों पॉइंट है, क्या करता है, मदर प्लांट सीड डिस्पर्जल कराता है, ये वाला मदर प्लांट कराता है। उससे क्या होता है, सीड डिस्पर्जल कराने से उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर सीड उसके हैबिटल एरिया में गिर गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ये जगह है, इस जगह पे एक सिर्फ मदर प्लांट उगा हुआ है अभी, और इस मदर प्लांट के पास इतना सारा स्पेस है, ये पूरा स्पेस इसका है, एक सिंगल प्लांट है, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है। ठीक है, ना कोई तरह का दूसरा स्पीसीज, ना कुछ, और यहाँ पर ये सिंगल प्लांट है। अब इसने सीड बनाए अपने, और सीड यहाँ पर डिस्पर्स्ड हो गए, यहाँ कर, यहीं पर एक यहाँ हुआ। अब ये जो था, ये इसका हैबिटल एरिया है, जगह इतनी सारी थी, लेकिन इसका जो हैबिटल एरिया, जहां पर ये अपने मोस्ट ऑफ काम कर लेता था, वो इतने थे।
अब एक सीड यहाँ हुआ और एक सीड बिल्कुल यहाँ हो गया, तो उस वजह से अब यहाँ पे जो इसके आसपास सीड हैं उनका नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, और उस नंबर के बढ़ने से इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से क्या होगा, मतलब डेथ के चांस और ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डिजीज ज़्यादा फैल रही है, बीमारी। जब ज़्यादा लोग एक साथ रहेंगे तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी ना, क्योंकि उनका जो एक्सक्रीट है, जो गंदगी है, वो यहाँ वहाँ होगी। अगर एक बीमारी इसको हुई तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है ना, आप लोगों को पता है आसपास रहना कितना खतरनाक होता है। सोशल डिस्टेंसिंग प्लांट भी चाहता है मेंटेन करके रखें, और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कुछ ज़्यादा होती है, मतलब वो चाहता है कि प्लांट जो है थोड़ा दूर दूर रहें। उसके बाद में प्रेडेटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, परभक्षी, यानी कि इनको हमेशा डर रहेगा कि कोई इनको कहीं खा ना जाए, क्योंकि जब एक सिंगल प्लांट रहता था तो वो सिंगल प्लांट, देखो एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करो, जब ये सिंगल प्लांट था और इसके पास में कोई प्रेडेटर का प्रेशर नहीं था, है ना, कोई प्रेडेटर नहीं था इनिशियली। क्यों? क्योंकि ये सिंगल रहता था, तो इस वजह से दिखता दूसरों को कम था, दूर से ये कम दिखाई देता था। लेकिन अब इसके सीड्स उग गए, अब ये सीड्स तो छोटे छोटे हैं, उस वजह से किसी भी प्रेडेटर को ज़्यादा दिखाई देगा, ये प्रेडेटर्स को इजीली देख पाएगा। तो अब प्रेडेटर क्या करेगा, प्रेडेटर इस बड़े वाले प्लांट पर अटैक करेगा, तो उससे क्या होगा, जब इस बड़े वाले प्लांट को प्रेडेटर खा जाएगा तो सीड बनेगी, एक बार बन गए, वो प्रेडेटर इसको भी खाएगा, इन सबको खा जाएगा, मतलब वो प्रेडेटर क्या करेगा, इन सारे ही सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब मदर प्लांट भी गया और सीड भी गया, और मान लो गलती से एक सीड बच भी गया तो वो कब तो बड़ा होगा, कब, बहुत एक लॉन्ग टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में, है ना, मैच्योर बहुत देर में होगा वो। तब तक इनके जो चांसेस हैं इस मदर प्लांट के, क्योंकि ये तो चला गया, अब यहाँ पे सीड कौन फॉर्म करेगा, कौन अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, तो इनको तो हार्म हुआ ना। सिंपल सी चीज कि अगर पेरेंट ही चला गया, जो प्लांट नंबर इंक्रीज करता था वो गायब हो गया, तो ये सीड तो बड़ा होने में टाइम लेगा, तो इस वजह से इन्हें नुकसान होता है। सिंपल सी चीज, प्रेडेटर मदर प्लांट को भी खा जाता है, तो आगे वापस से नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। वो तो एक लंबा टाइम होगा, जब तक हो सकता है कि कोई और स्पीसीज आ जाए और यहाँ पर ग्रो कर ले, या फिर कोई और स्पीसीज आ जाए और इस प्लांट को बिल्कुल हटा दे। तो ये सब दिमाग में लेके चलना, मैं बार बार कहती हूँ इको पढ़ो तो थोड़ा दिमाग चलाया करो, ना समझ आए तो पूछ लेना मुझे, क्योंकि थोड़ी सी आपको दिमाग 3 डायमेंशन में चलाना पड़ेगा। हो गया? स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए उनको सोने के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए दिक्कत हो रही, फूड कम हो जाएगा, स्पेस कम, फूड कम, इन सब कंपटीशन की वजह से वहां पर डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से क्या होता है, वो जो प्लांट है, वो प्लांट क्या करता है, जो ये मदर प्लांट है, ये यहां पर जो ये मदर प्लांट था, ये क्या चाहता है, कि ये वाला काम होए ही नहीं, मतलब इसके सीड्स इसलिए दूर दूर फैलें, जो डिस्पर्जल है, जो डिस्टेंस है डिस्पर्जल की, वो ज़्यादा हो, ताकि हर एक के पास खुद का फूड, स्पेस एंड क्या हो, आप कह सकते हैं कि खुद का फूड, स्पेस एंड मैटिंग पार्टनर इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए एक जो इंडिविजुअल है प्लांट, उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम
इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में इसके इंपॉर्टेंस को इससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।